देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ प्रदेश कार्यालय में सभी कैंडिडेट्स की बैठक ले रहे हैं। कमलनाथ सभी से विधानसभा चुनाव में जीत हार पर चर्चा कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि मुझे कुछ विधायकों ने बताया कि उन्हें अपने गांव में 50 वोट मिले। यह कैसे हो सकता है? जिसको पहले से परिणाम पता था उसने एग्जिट पोल बनवाया। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए था। उन्होंने कहा कि अभी सभी से चर्चा कर रहे हैं और हारे और जीते सभी प्रत्याशियों को बुलाया है। कांग्रेस नेताओं के ईवीएम हैक होने की बात पर वे बोले कि सभी की बात सुन लूं फिर किसी फैसले पर आना सही होगा। आप भी जानते हैं कि क्या माहौल था, मुझसे नहीं पब्लिक से पूछिए, ये कमलनाथ जी ने कहा है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर कमलनाथ इस्तीफे देने के आसार भी नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधानसभा चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता रो रही है और भारतीय जनता पार्टी खुशियां मना रही है। ईवीएम के साथ गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में ऐलान किया था कि बीजेपी को सीटें जो मिलेगी वो 300 से पार आएंगी। उनके इस बयान के बाद 300 सीटें आई। यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा की लहर थी। तब पीएम मोदी ने कहा था कि 2/3 से सरकार बनाएंगे। यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। ईवीएम हैक करके परिणाम बदले गए हैं। कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह से माफी मांगी है। उन्होंने ट्वीट किया और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के मार्गदर्शन में हर कार्यकर्ता ने मजबूती से चुनाव लड़ा, ये बात कही है। हम सब संगठित और एक हैं, भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे लिखा, मेरे पूर्व के किसी भी आचरण से दिग्विजय सिंह के सम्मान में कोई भी ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको बता दें, सिंगार ने कमलनाथ के कार्यकाल में दिग्विजय सिंह पर पर्दे के पीछे से सरकार चलाने का आरोप लगाया था। 2020 में कांग्रेस सरकार गिरने का जिम्मेदार भी दिग्विजय सिंह को बताया था। अब उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की अटकलें भी सामने आ रही है। वहीं मंगलवार सुबह दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता ने फेसबुक पर पोस्ट किया, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। भांडेर से जीते कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि 7 दिसंबर को दोपहर 2 बजे मैं अपना मुंह काला करूंगा। पारदर्शी चुनाव नहीं हुए हैं और ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा, नरोत्तम मिश्रा को घमंड हो गया था इसलिए हारे हैं। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कहा कि चुनाव में काले धन का इस्तेमाल हुआ है। भाजपा सरकार ने लोगों को शिक्षित नहीं होने दिया, इसलिए जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती गई वैसा का वैसा गरीब और अशिक्षित लोग करते रहे। हैंडपंप से बोतल में पानी भरा और कहा कि ये गंगा जल है। लोगों से गंगा जल के नाम पर हैंडपंप के पानी की कसम खिलवा दी, फिर अपने पक्ष में मतदान करा लिया। चांचोड़ा से चुनाव हारे लक्ष्मण सिंह ने कहा कि बीजेपी वाले लोगों को शिक्षित नहीं होने दे रहे। गांव के बच्चे महात्मा गांधी को ही नरेंद्र मोदी कहते हैं। पहले शिक्षित करो फिर मैदान में आओ। मैं ऐसा नहीं मानता कि ईवीएम में हेरफेर हुई है। बैठक में पहुंचे कमलेश्वर पटेल ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में आरएसएस के माध्यम से 2-2 करोड़ रुपए बांटे गए। कई ऐसे आरोप हैं जो कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। एक नेता ईवीएम हैक होने की बात कर रहा है, दूसरा नेता कहता है कि ईवीएम हैक नहीं हुई है, पैसे बांटे गए। अपने ही बयानों पर भरोसा नहीं लगता है कांग्रेस को। इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी, जैसा कि चर्चा चल रही है, कमलनाथ जी पीसीसी चीफ जो है कार्यालय में बैठक ले रहे हैं, हारे जीते सभी प्रत्याशियों को बुलाए गए, ये चिंता नजर आ रही है या चिंतन? देखिए धर्मिष्ठा, ये आपने कहा कि ये चिंता या चिंतन, दरअसल ये हताशा है। जी ये हार की हताशा है। और हार की हताशा में जिस तरह की बयानबाजी आप बता रहे हैं, चाहे उमंग सिंगार की बात हो, डॉक्टर गोविंद सिंह की बात हो या कमलेश्वर पटेल ने जो बातें कही हैं, ये हार की हताशा ही जाहिर कर रही हैं। जी और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले से बोलते आ रहे थे कि चुनाव परिणाम आने पर ईवीएम के सर पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। बिल्कुल। हालांकि लक्ष्मण सिंह ने कहा कि ईवीएम हैक नहीं हुई है। जी और कमलनाथ 3 तारीख को कह चुके थे कि जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई दी तब उन्होंने कहा था कि हम हर प्रत्येक प्रत्याशी को, चाहे वो जीता हुआ हो चाहे हारा हुआ हो, जी सभी प्रत्याशियों को बुला करके हम समीक्षा करेंगे बिल्कुल। और हम वो कौन सी बातें हैं जो हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए हैं
उन बातों पर हम चर्चा करेंगे। जी। यहाँ एक बड़ी बात है, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की हार पर, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की जीत पर बात कर चुके हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की जीत की जो वजह रही है, भारतीय जनता पार्टी की जीत के जो कारण रहे, उन पर हमने चर्चा की है। और अब जब हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की हार पर, हालांकि ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कमलनाथ प्रदेश कार्यालय में हैं और सभी कैंडिडेट्स को उन्होंने बुलाया हुआ है। तो कुछ जो जीत कर आए हैं वो तो लवरेज हैं, जी। उत्साह से, लेकिन जिन्हें हार मिली है, बड़े नाम भी उसमें शामिल हैं। हम बात करें सज्जन वर्मा की बात करें, कुणाल चौधरी की बात करें, जीतू पटवारी की बात करें, जी। ऐसे नाम शामिल हैं जिनकी जीत को लेकर वो खुद तो आश्वस्त थे और पार्टी भी आश्वस्त थी, बिल्कुल। लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। हाँ, एक बड़ी बात जरूर है कि राजेंद्र भारती ने जो बात कही है, जी। राजेंद्र भारती का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा ने 50 करोड़ रुपए खर्च किए, उसके बावजूद भी हार गए। तो ये एक बात है कि ठीक है, प्रत्याशी को एक निश्चित सीमा होती है राशि खर्च करने की, लेकिन कुछ नाम जैसे मैंने कांग्रेस के लिए हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। 32 मंत्री मैदान में थे, 2 मंत्री नहीं थे, एक ने बिल्कुल। चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और एक को टिकट नहीं दिया गया था। तो 32 मंत्री मैदान में थे भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें से 12 मंत्री भी चुनाव हार गए हैं, 20 मंत्री चुनाव जीते हैं। और जिस तरह से कमलनाथ अपने प्रत्याशियों के साथ बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, अब ये जो है, एक्चुअल में ये चिंता तो है ही, चिंतन की आवश्यकता है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यकता है मंथन की। जी। मंथन की आवश्यकता इसलिए है कि हम हमेशा खेल में एक बात कही जाती है कि खेल भावना होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन वहां दूसरी बात जो राजनीति में जो बात सामने आती है कि यहाँ ये सियासत है, सियासत में सब कुछ जायज है। लेकिन कांग्रेस ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं इस चुनाव में। बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती थी कि कांग्रेस अति विश्वास में थी, आत्मविश्वास में नहीं थी, अति विश्वास में। जी। कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये बात कांग्रेस के बड़े नेताओं में, दिग्गज नेताओं के मन में घर कर गई थी कि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, जी। और उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस को मिलने वाला है। बिल्कुल। ये बात उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनके इर्द गिर्द थे या जो काकस उन्होंने बना रखा था, बिल्कुल। वो इस काकस से बाहर ही नहीं निकल पाए। एक बड़ी बात और सामने आई है कि कांग्रेस का मैनेजमेंट, कांग्रेस में कोई मैनेजमेंट देखने के लिए नहीं मिला है, बिल्कुल। चाहे टिकट वितरण को लेकर हो या फिर चुनाव की रणनीति को लेकर हो, चुनाव प्रबंधन को लेकर हो, जी। या फिर हम ये कहें कि चुनाव प्रचार को लेकर हो। कमलनाथ गए हैं, कुछ जगह सभाएं की हैं उन्होंने। जी। दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार में उतने, के पहले वो जरूर सक्रिय नजर आए, बिल्कुल। चुनाव प्रचार में वो इतने सक्रिय नजर नहीं आए। बड़े नेताओं की बात करें तो राहुल गांधी भी दूसरे नंबर पर रहे, प्रियंका गांधी का चेहरा सामने किया गया, जी। लेकिन प्रियंका का जादू दिखा नहीं। और दूसरी बात जो सामने आई कि यहाँ जो मध्य प्रदेश में सारी तस्वीरें देखी गई कि क्योंकि किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल। 2018 में जो घोषणा की गई थी किसान कर्ज माफी की, वही वजह रही कि 114 सीटें लेकर आई थी। जी। लेकिन इस बार किसान कर्ज माफी का जो मुद्दा उन्होंने रखा, उनको लगा कि वो किसान कर्ज माफी का जादू इस बार भी चल जाएगा, जी। लेकिन इस बार किसान कर्ज माफी का जादू नहीं चला। 66 सीटें बिल्कुल। पर सिमट के रह गई 2 अंकों में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बातें पहले करते रहे हैं कि कांग्रेस 2 अंकों में सिमट के रह जाएगी, 3 अंकों के परिणाम तक नहीं पहुंच पाएगी। बिल्कुल। तो ये जो चीजें सब सामने आई हैं, ये इन तमाम चीजों पे, क्योंकि मैं बात करूं डॉक्टर गोविंद सिंह लाहौर विधानसभा जी। सीट, यहाँ एक ऐसा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा जी। जो बसपा से आए थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने। गोविंद सिंह का जो कद रहा है, राजनीतिक कद की हम बात करें, जी। गोविंद सिंह बड़े नेता हैं, सदन में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, तो उनके राजनीतिक कद के आगे अमरीश शर्मा का कद उतना बड़ा नहीं था। बिल्कुल। और हार भी जो है गोविंद सिंह की जो हुई है वो 12,397 वोटों से हुई है। तो ये जो तस्वीर हमारे सामने आई है, ये तस्वीर कहीं ना कहीं ये बात जाहिर करती है कि इन तमाम चीजों को लेकर के जो कयास कांग्रेस लगा रही थी, बिल्कुल। कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी तैयारी की थी, वो कितनी तैयारी सक्रिय हो पाई, क्योंकि
यहाँ एक बात है कि रणनीति, ये चुनाव है, ये एक युद्ध की तरह होता है। यहाँ बिल्कुल। पक्ष विपक्ष होते हैं और भी चीजें होती यहाँ पर होती हैं। लेकिन इन सब तमाम चीजों में यदि हम देखें जी। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस की ना तो तैयारी उतनी दिखी है और ना ही वो चीजें सामने आ पाई हैं जो वास्तव में आनी चाहिए थी। जी। सिर्फ एक ये रहा है कि हाँ, वो ओवर कॉन्फिडेंस जो चीजें रही हैं, बिल्कुल। वो तमाम चीजें सामने आई हैं। बिल्कुल। यहाँ एक बात और जरूर कहना चाहूंगा धर्मिष्ठा में जी। कि कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव हारे हैं जी। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2/3 बहुमत से जीत दर्ज की है। जी। भाजपा का वोट शेयर इस बार 2023 के चुनाव में 7.53% बढ़ा है। बिल्कुल। 230 सीटों में से 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और 2018 के चुनाव परिणाम की अपेक्षा ये 54 सीटें ज्यादा है। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर जो है 0.49% घटा है और पार्टी 114 सीट से सीधे 66 सीट पर सिमट गई है। यहाँ एक बात रही कि जैसा हमने देखा कि सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी निर्दलियों का खाता तक नहीं खुला। एकमात्र सीट जो है भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के एक प्रत्याशी ने जीती। बिल्कुल। तो इनका फायदा भी यदि कांग्रेस को मिल सकता था जिसकी उम्मीद नहीं दिखी। यहाँ एक बात है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मोदी इफेक्ट दिखा है, लाडली बहना का इम्पैक्ट दिखा है। हालांकि इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के 99 विधायकों में से 27 विधायक और 31 मंत्रियों में से 12 मंत्री हार गए। और यहाँ हमें एक चीज का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो वोट शेयर की हमने बात कही है, बिल्कुल, इन वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिले थे और 109 सीटें मिली थी। जी। माफ कीजिएगा जी। जबकि इस बार मामूली कम वोट हासिल करके कांग्रेस 114 सीट जीत गई थी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात आप देखिएगा कि इस बार जो वोटिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी ने पहले से 51% वोट हासिल करने का बूथ लेवल पर काम किया था और भारतीय जनता पार्टी की इस रीति नीति का यही असर रहा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में 2,11,08,771 वोट कांग्रेस की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में केवल 1,75,64,353 वोट आए हैं। तो ये जो वोट शेयर गिरा है, ये वोट शेयर इसलिए कि मैं बताऊं आपको कि मैं जाया करता था जब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, तो चुनाव के आखिरी 5 दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही थी तो उस समय कांग्रेस की निष्क्रियता दिख रही थी। कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ था, ना पदाधिकारी थे, ना प्रवक्ता वहां उपलब्ध होते थे, ना कार्यकर्ता वहां उपलब्ध होते थे, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तो हालांकि जब उससे उस विषय में पूछा गया तो कांग्रेस के कुछ लोगों का कहना था कि सब मैदान में अपना काम कर रहे हैं, सब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि कार्यालय में वो उत्साह दिखता है। मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक हमारे साथी पत्रकार वहां गए हुए थे, जब उनसे मेरी चर्चा हुई तो उनका जो कहना था कि ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस में मातम पसरा। तो ये जो चीजें रही हैं, ये जो तमाम विश्लेषण सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा, हालांकि एग्जिट पोल आ जाने के बाद में कांग्रेस ने अपना एक एग्जिट पोल जारी किया था जिसमें 150 से ज्यादा सीटें, 151 सीटें कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही थी कांग्रेस को। कांग्रेस के एग्जिट पोल में एजेंसियों का एग्जिट पोल तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे ही रहा था, लेकिन यहाँ एक बात है कि कांग्रेस अति उत्साह में है और वो एग्जिट पोल भी उन्होंने जारी किया। यहाँ तक कि अपने कुछ प्रत्याशियों का तो वोट का अंतर भी उन्होंने जारी कर दिया था कि कौन से प्रत्याशी कितने वोट से जीतने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर जबलपुर की बरगी विधानसभा सीट का जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के संजय यादव, पहले विधायक रहे हैं, तो उनका तो पूरी शीट जारी कर दी, कितने वोट, कितने मतदाता हैं, कितने वोट डले हैं, कितने किसको मिले हैं और कितने अंतर से प्रत्याशी जीता है। ये जो अति उत्साह रहा है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बारे में मंथन करना चाहिए कि ये समीकरण कहां से बना लिया उन्होंने कि कौन सा प्रत्याशी कितने वोट से जीत रहा है। ये समीकरण कहां से आ गई कि 150 सीटें उनको मिल रही हैं। वो कौन सी चीजें थी, क्योंकि 15 महीने की सरकार जब रही तो 15 महीने की सरकार की उपलब्धियां वो बता नहीं पाए। उन्होंने जब भी उनसे कुछ पूछा गया कि आप, तो उन्होंने कहा हमको बहुत कम समय मिला। 15 महीने का समय होता है और वो 15 महीने का जो समय था, मतलब मैं आपको बताऊं कि वो 15 महीने में यदि उनका कोई एक बेहतर काम होता, हालांकि उन्होंने हमेशा आरोप लगाया जो था सिंधिया पर कि उन्होंने धोखा किया है पार्टी के साथ, इसलिए सबका सत्ता बदल गई और ये हुआ, वो सारी चीजें अपनी जगह थी, लेकिन मान आपके पास था, आप सरकार की खामियां नहीं बता पाई। इवन यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को आप अवसर देते रहे। कुछ घोषणाएं पहले कर दी कांग्रेस ने,
और कांग्रेस ने घोषणाएं की, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने वो तुरंत कर दिया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सामने रही हैं। यहाँ एक बात कमलनाथ ने कहा था कि हम 100 दिन पहले प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे। 80 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी। तो ये जो तमाम चीजें रही हैं, इन तमाम विश्लेषण के साथ यदि देखें तो कांग्रेस में हार की हताशा है, और उनको जितनी चिंता की आवश्यकता है, उतनी ही चिंतन की आवश्यकता है, उतनी ही मंथन की और मनन की आवश्यकता है। बिल्कुल जी धर्मेश। बिल्कुल सूरज जी, आपने सही कहा कि कांग्रेस को मंथन की आवश्यकता है। तो यहाँ सवाल वही कि कमलनाथ जी बैठक कर रहे हैं, बैठक में हारे हुए और जीते हुए दोनों प्रत्याशियों को बुलाया, लेकिन अभी भी जो ठिकरा है, कहा जा रहा है ईवीएम के ऊपर फोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ईवीएम हैक करवाई गई है, पैसे बांटे गए हैं, आरएसएस ने पैसे बांटे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। और साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि ये झूठ की सरकार बनाई गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई। तो इस तरह के जो आरोप हैं, यह लग रहा है मंथन नहीं लग रहा है, ये तैयारियां चल रही है कि हार का जो ठिकरा है वो किसके सर फोड़ा जाए। देखिए धर्मेश, ये चीज तो करते हैं जी हालांकि जब पिछली बार 2018 में चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थे, तो उन्होंने ईवीएम को दोष नहीं दिया। जी उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक हुई थी। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही है कि जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम को दोष देती है, और ये जो कि परिणाम बदल दिए गए, ये जो कहा जा रहा है, गोविंद सिंह कह रहे हैं कि ये इस तरह के समीकरण बने हैं। देखिए, ये जो चीजें हैं, ये जनादेश है। बिल्कुल ये जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि लाडली बहना योजना गेम चेंजर होगी। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की जो लहर थी, जो वेव थी, उसने ये मतदान प्रतिशत बढ़ाया, बिल्कुल महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात एक जो चीज थी कि कांग्रेस मतलब मतदाता, इस बार जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने मतदान किया है, जी वो बहुत सूझबूझ के साथ किया है। बिल्कुल आपको याद होगा धर्मेश, जब हम चर्चा करते थे, हमने कई राजनीतिक विश्लेषण के कार्यक्रम में चर्चा की है कि मतदाता मौन है। मतदाता के मौन पर जो चर्चा हुई थी, वो उसका परिणाम यही है कि वास्तव में मतदाता मौन रहा है। हालांकि कई जगह मतदाता को मुखर देखा हमने, लेकिन मुखर इसमें नहीं देखा है कि एक तरफा कि हम इनको वोट देंगे। मतदाता मुखर हुआ है इन बातों को लेकर कि उसने खामियां गिनाई है राजनीतिक दलों की। जी यदि उसने कांग्रेस की खामियां गिनाई है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा, ऐसा मतदाता ने नहीं कहा। मतदाता की मुखरता देखिए, खुल के बोला है मतदाता कि कौन खराब है, किसकी क्या खामियां हैं, किसकी क्या कमियां हैं, ये मतदाता ने खुल के बताया है। वहीं ये नहीं बताया कि वो किसके साथ जाने वाला है। तो ये जो मौन रहा है, ये मौन कर रहस्य जब ईवीएम ने उगला है, तो ये अप्रत्याशित और चौंकाने वाले परिणाम हमारे सामने आए। और ये जो बातें हो रही हैं, जो कहा जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी की है और लोकतंत्र की हत्या की गई है, लोकतंत्र से खिलवाड़ किया गया, क्या लोकतंत्र से खिलवाड़ किया गया? ये क्या दर्शाना क्या चाहती है कांग्रेस? लोकतंत्र से खिलवाड़ किया, मतदाता ने गलत मतदान कर दिया, ये मतदाता को कहना चाह रहे हैं आप कि मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर गलती कर दी? ये मतदाता का अपमान करना चाह रही है कांग्रेस? सूरज जी, यहाँ एक चीज और कि कई बार जैसे हमारी चर्चा हुई है, तो चर्चा के दौरान कई प्रवक्ताओं ने ये भी कहा है कि जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, जनता को मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ा है। हाँ, देखिए, ये चलिए, ये बात अगर भारतीय कांग्रेस कह रही है, चलिए मान लिया, तो आप विकल्प के रूप में सामने आते ना, आप अपने आप को बेहतर प्रदर्शन करते, आप अपने आप को बतलाते कि हम विकल्प के रूप में सामने हैं, हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, हम आपके साथ खड़े हुए। भाई, हम अगर पिछले 3.5 साल का कार्यकाल देखें, तो उन 3.5 साल में कांग्रेस सशक्त विपक्ष के रूप में भी नहीं आ पाई ना। यदि आप सशक्त विपक्ष के रूप में आते, सरकार की खामियां बताते, सरकार की गलतियां बताते, अपने चुनाव से कुछ समय पहले एक आरोप पत्र जारी किया जिसमें 226 घोटाले गिनाए। बिल्कुल, उसमें ऐसे बहुत सारे घोटाले थे जो 2018 से पहले के थे, 15 महीने के लिए सरकार में थे। तो यदि आपको पता था कि ये घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ, तो 15 महीने में कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? बिल्कुल, यदि आप कार्रवाई कर देते या फिर कुछ ऐसी गतिविधियां कर दे, तो आज कहने को होता था कि हमें समय मिला था तो हमने ये किया। आपके पास, कांग्रेस के पास ये बताने के लिए समय नहीं था कि हम जब सरकार में थे तो हमने क्या किया। आप 27 लाख किसानों का आंकड़ा बताते कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, और वो किसान सामने आते थे जिनका 7 रुपए कर्ज माफ हुआ है, जिनका 70 रुपए कर्ज माफ हुआ है, जिनका 110 रुपए कर्ज माफ हुआ है। कोई 2 लाख रुपए कर्ज जिसका आपने माफ किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूछ के परेशान हो गए कि वो नाम बता दो, किसका 2 लाख रुपए कर्ज माफ किया है। और वहीं अभी ठीक चुनाव से पहले आपने ही उस कार्यक्रम को प्रसारित किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो बयान सामने आया कि 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र बंटवाए गए मुझसे किसानों के कर्ज माफी के। तो मतलब 26 लाख यदि किसान कर्ज माफी के नकली प्रमाण पत्र बांटे हैं, तो 1 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है।
तो ये जो चीजें सामने रही हैं, आप कैसे विकल्प के रूप में सामने आते? बिल्कुल। भाई ठीक है, कहा कि जनता की मजबूरी थी, मतदाता की मजबूरी थी और मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव विकल्प नहीं था। तो जी। आप विकल्प बन के सामने कांग्रेस आ ही नहीं पाई ना। कांग्रेस ठीक है, 15 साल हो गए थे सरकार के। 2018 में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बिल्कुल। जनता ने चाहा कि परिवर्तन हो। यदि जनता का परिवर्तन था, आप जनता की अपेक्षाओं पर खरे तो उतर जाते, भले ही वो आपके लोगों ने, और आपके लोगों की गद्दारी भी आप कह रहे हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धोखा किया, इस कारण से सत्ता परिवर्तन हो गया। जी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने हाशिए पर रखा उन 15 महीने में। बिल्कुल। कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे। यदि कमलनाथ उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना देते, पीसीसी चीफ बना देते, तो शायद सिंधिया नहीं जाते। बिल्कुल। क्योंकि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा कि उनको उपेक्षा की जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा नाम है, बड़े कद के नेता हैं, केंद्रीय बिल्कुल। मंत्री रहे हैं, और मध्य प्रदेश में उनकी भूमिका को आपने नगण्य कर दिया, उनकी भूमिका गौण कर दी आपने। तो ऐसी स्थिति में जब वो उपेक्षा का शिकार हो गए, तो उपेक्षा का शिकार व्यक्ति क्या करेगा? बिल्कुल। जहां उसको आदर मिलेगा वहां जाएगा वो। आपने उनको सम्मान नहीं दिया, आपने उनको उनके लोगों की तक आपने उपेक्षा की है। तो ये जो स्थिति बनी है, ये कमलनाथ की कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा जो रही है। कमलनाथ, आप मुख्यमंत्री भी आप ही हैं, पीसीसी चीफ भी आप ही हैं। अभी तो नैतिकता ये बनती है, मैं एक पत्रकार के नाते नहीं, एक आम आदमी के नाते बोल रहा हूं कि इतनी बड़ी हार के बाद जैसे ही परिणाम आए थे, उसी शाम को कमलनाथ को पीसीसी चीफ के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के नाते। नैतिकता तो यही कहती है, लेकिन आपके पास अभी भी पद का लालच है, पद का लोभ अभी भी आपको सता रहा है। आपने अभी भी पीसीसी चीफ का पद नहीं छोड़ा है। तो ये जो उनका लालच रहा। और दूसरी चीज, एक कार्यक्रम हमने चलाया था जी। जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश में 2 धृतराष्ट्र है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का वो बयान चरितार्थ होते हुए नजर आ रहा है कि चाहे दिग्विजय सिंह हो या फिर चाहे कमलनाथ हो, इन्होंने अपने पुत्रों की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कांग्रेस की बलि दे दी है। पूरी कांग्रेस आज बलिवेदी पर स्वाहा होने जा रही है, केवल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पुत्र मोह के कारण। बिल्कुल। ये अपने अपने पुत्रों को स्थापित करना चाहते हैं। और एक बात मैं बताऊं आपको, मुझे शायद ऑन स्क्रीन या ऑन एयर ये बात कहना कितनी उचित होगी, लेकिन चूंकि सत्यता यही है कि कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कभी सेकंड लाइन की लीडरशिप खड़ी नहीं होने दी। बिल्कुल। कभी सेकंड लाइन की लीडरशिप खड़ी इसलिए नहीं होने दी कि यदि सेकंड लाइन की दूसरी पंक्ति का नेतृत्व तो तैयार हो जाएगा तो इनके जो पुत्र हैं वो उनसे वरिष्ठ हो जाएंगे। बिल्कुल। आज हम बात करें अरुण यादव की, पीसीसी चीफ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन जब से कमलनाथ पीसीसी चीफ बने उसके बाद उनको हाशिए पर रख दिया। क्यों? क्योंकि वो नकुलनाथ और जयवर्धन सिंह से कहीं उम्र में बड़े हैं और सीनियर कहलाते। आज हम बात करें कुणाल चौधरी की, आज हम बात करें जीतू पटवारी की, आज हम बात करें सज्जन सिंह वर्मा की, आज हम बात करें डॉक्टर गोविंद सिंह की, ये सब कहीं ना कहीं जयवर्धन सिंह और नकुलनाथ से सीनियर हैं। तो आज इनका जो हश्र हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने इनको हराया है, लेकिन आज इनका जो हश्र हुआ है उससे सीधा परिणाम यही सामने आ रहा है कि अब नकुलनाथ और जयवर्धन सिंह के सामने कोई और वरिष्ठ बचा ही नहीं। बिल्कुल। क्योंकि कांग्रेस ने कभी कमलनाथ ने या दिग्विजय सिंह ने सेकंड लीडरशिप तैयार ही नहीं होने दी है, दूसरी पंक्ति का नेतृत्व खड़ा ही नहीं होने दिया है। तो आज मैं फिर वही कह रहा हूं कि हालांकि मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कांग्रेस ने यदि सलाह मानी होती तो उनके इर्द गिर्द जो लोग रहे हैं उनने जो सलाह दी उसका वो चिंतन करते कि ये सलाह हमारे लिए कितनी सही है। बिल्कुल। लेकिन मैं सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन ये विश्लेषण अवश्य करूंगा कि यह जो चीजें हुई हैं, इन चीजों में यदि वो पहले से सोच लेते तो आज इतनी करारी शिकस्त उनको ना मिलती। कहीं ना कहीं आज मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं रही है, वो 2 अंकों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। सशक्त विपक्ष की भूमिका यदि वो अभी भी निभाते हैं, यदि जनता ने उनको विपक्ष में रहने का मैंडेट दिया है, जनादेश दिया है कि आप सरकार के लिए चुनौती बने, आप सरकार को उनकी खामियां बताएं, आप सरकार को, क्योंकि विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है उतनी विपक्ष की भी होती है। तो विपक्ष की भूमिका यही है कि सरकार की खामियां बताएं, सरकार को कुछ गलत करने से रोकें। यदि ऐसा नहीं होगा तो सरकार निरंकुश होगी, सत्ता पक्ष निरंकुश होगा, तानाशाही हो जाएगा। तो इसलिए विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो विपक्ष की भूमिका को निभाए कांग्रेस, और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता की ओर ध्यान दे, ना कि अपने पुत्रों को स्थापित करने के लिए। तो शायद 2028 के चुनाव में कुछ बेहतर स्थिति हो सकती है। जी धर्मेश जी। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि अगर जनता ने कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका दी है तो विपक्ष की जो भूमिका उन्हें मिली है उसका मान उन्हें रखना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि कांग्रेस ने सेकंड पंक्ति के लीडर तैयार नहीं किए, क्योंकि
पुत्र मोह जो था वो आड़े आ गया और इसी पुत्र मोह के चलते कांग्रेस में लगातार कई नेताओं की उपेक्षा की गई और उस रणनीति पे काम नहीं हुआ जिससे कांग्रेस जीत सकती थी। और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। कांग्रेस में मंथन चल रहा है, लेकिन मंथन के साथ साथ उन्हें ये सोचने की जरूरत है कि कहाँ कमियां रह गई, कौन सी बात हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, उस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, उस पर मंथन होना चाहिए, ना कि उस पर चर्चा होनी चाहिए कि हार का ठिकरा हम किसके सर पर फोड़े। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। धन्यवाद।